लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर दिस सन इज कंसीडर्ड एज द यूपीएससी सिलेबस। आई एम हैविंग सो मेनी डाउट्स कि सर इसमें ना एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी होता है। देखो, जब भी हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये तुम सोचो क्लास 6 में छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पढ़ने वाला, उसकी किताब को तुम उससे छीन ले बेटा, आज मैं पढ़ूंगा तेरी किताब। एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, क्लास 6 से 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इन सब का आंसर हम बहुत साइंटिफिकली सिर्फ एक सिंगल नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हैं। बेड़ा गर्क है उस सब्जेक्ट में भाई साहब, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो नाउ यू हैव टू गो फॉर। पहले जब मेरा टाइम था तो ये किताब इतनी पतली आती थी, लेकिन आज के डेट पर ये किताब अब इतनी मोटी हो चुकी है, पूरी मोटी गाइड के जैसे दिखती है। वो उसके पीछे रीजन ये है, इन किताबों को ऐसा नहीं कि आज जोश में सारा इकट्ठा खरीद लिया, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं है। तुम अभी अपने लिए अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट विद एनी वन सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कई बार हमारे मन में एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल आता है जब भी हम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि आखिरकार इस दुनिया जहां में जब लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर दिस सन इज कंसीडर्ड एज द यूपीएससी सिलेबस, तो हमारे पास में उस सन के अंदर में इतनी सारी किताबें होती हैं। हम उन किताबों में से कौन से इस पहाड़ को चुनें जिनके बेसिस पर हमें मालूम चले और यहीं से हम अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत शुरुआती दौर पर जो भी बच्चे अभी इस यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उन सब के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के सारे किताबें यहाँ पर मौजूद मिलेंगी आपको। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट मिस आउट दिस एंड सी टिल द लास्ट। हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो ये पूरी स्लाइड्स वगैरह जो है ना तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी में हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, जो इंडियन पॉलिटी है ना उसके लिए हमारे पास यूं तो बहुत किताबें हैं। मतलब कि अगर तुम बोलो तो यहाँ पर बहुत सारे ना हम बोल सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटीज भी आती हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात अभी के अभी इस बात को क्लियर कर देता हूं। आई एम हैविंग सो मेनी डाउट्स कि सर इसमें ना एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी होता है। देखो, जब भी हम एनसीईआरटीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज होती हैं, 6 to 12। अब अगर इसके टोटल नंबर्स को हम कैलकुलेट करें तो ये नियर अबाउट 40 प्लस बुक्स होती हैं। अब तुम बोलोगे सर 40 प्लस बुक्स एनसीईआरटी की होती हैं। अब तुम इसमें टेंशन मत करो। क्यों? क्योंकि तुम सोचो क्लास 6 में छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पढ़ने वाला, उसकी किताब को तुम उससे छीन ले बेटा, आज मैं पढ़ूंगा तेरी किताब। अब तुम उस किताब को अगर पढ़ भी रहे होगे तो यार तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी होगी। उस किताब को तुम तो 2 दिन में खत्म कर दोगे, और कई किताबों को तो तुम 1 दिन में खत्म कर दोगे, इतनी आसान है। तो इसीलिए वो 40 प्लस बुक्स दिखने में लगती हैं बट वो हैवी है नहीं। बल्कि मैं यूं बोलूं कि 9, 10, 11, 12 और स्पेशली 11, 12 की कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें वहीं पर स्टिक करना चाहिए। अब एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, क्लास 6 से 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इन सब का आंसर हम बहुत साइंटिफिकली सिर्फ एक सिंगल नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेप अपने मन में जान लो और तुम आगे से सारे एनसीईआरटीज को क्लैरिफाई कर सकते हो। स्टार्ट विथ क्लास 11, 12 कॉम्बिनेशन। तुम सबसे पहले क्या करो, अपने 11, 12 की कॉम्बिनेशन पर फोकस करो। अगर तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में तुमने 11, 12 की किताब पढ़ी और तुमने मान लेते हैं कि तुम भाई अपने बचपन में ठीक ठाक पढ़ रहे थे, मतलब थोड़ी मेहनत, हाँ थोड़ी मेहनत तो की होगी ना। तो अगर उसके बेसिस पर तुम्हें 11, 12 की किताब समझ में आ जा रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें उसके नीचे की किताबों को पढ़ने की ऐसा बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुमको बेस बनाना था। तुम्हारा बेस इसके पहले वाले ऑलरेडी बने हुए हैं। तो 11, 12 की किताब पढ़ा तुमने और तुम्हें लगा कि हाँ ये तो बहुत है, समझ में तो आ ही रहा है, इससे क्या दिक्कत है, तो तुम स्टिक करो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की किताब पढ़ने की। तुम अपने 11, 12 की किताब से ही खुश हो सकते हो। हो सकता है कि तुम ऐसा भी समझो कि तुम्हारे लिए किसी एक सब्जेक्ट में 11, 12 की किताब आसान लगे, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में जब तुमने 11, 12 की किताब पढ़ी तो तुम्हें लगा कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है। उस केस में तुम अपने आप को एक और विंडो दो जिसमें तुम इंक्लूड करो बुक्स को 9th और 10th की। ये तुम्हारा सेकंड डाउनग्रेडेड लेवल है, ये तुम्हारा फर्स्ट डाउनग्रेड लेवल है, ये तुम्हारा सेकंड डाउनग्रेड लेवल है। अब कुछ सब्जेक्ट्स में तुम फर्स्ट डाउनग्रेड लेवल पर जाओगे, बेस बिल्ड करोगे, दूसरे सब्जेक्ट्स पर सेकंड इस स्टेज पर जाके तुम अपना सारा का सारा बेसिक क्लियर करोगे। अब मान लो कि कुछ सब्जेक्ट्स अब अगर ऐसे आते हैं सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बेड़ा गर्क है उस सब्जेक्ट में भाई साहब, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो नाउ यू हैव टू गो फॉर 6th, 7th एंड 8th।
लेकिन तुम समझो कि अगर तुमने थोड़ा भी चीज पढ़ा होगा ना, तो तुम्हारे लिए जो 40+ किताबें हैं मुश्किल से 12 किताबों में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द किताबें हट जाती है, तो 10-12 किताबों से तुम्हारा काम चल जाएगा। उनको आज हम देखेंगे भी। तो सेम गोज विद द पॉलिटी एज वेल। पॉलिटी के कुछ बेसिक एनसीईआरटीज जो भी तुम्हें मिल रहे हैं, तुम उनको स्टार्ट करना इसी स्ट्रैटेजी के साथ में। अगर तुमको लगता है कि हाँ वहां से बेस स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट। अदरवाइज तुम्हारे पास में स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अब देखो स्टैंडर्ड बुक्स का क्या खेल है। स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत सारे लोग इंडियन पॉलिटी के लिए आंख मूंद कर किसी एक किताब पर अगर भरोसा करते हैं, तो वो है एम लक्ष्मीकांत। अब देखो वैसे तो ये किताब, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये यार ये विश्व का सबसे बेस्ट बुक है या फिर ये दुनिया की सबसे वर्स्ट किताबें हैं। ये दोनों बहुत एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली बैड की सिचुएशन में नहीं है। ये किताब लगभग सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, सारे यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तुम ये अपने मन में डाउट नहीं लाना चाहोगे कि यार मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मेरे कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब एम लक्ष्मीकांत पढ़ के आए हैं, मैं ही ऐसा हूं जो नहीं पढ़ के आया हूं। वो फियर, या जिसको हम लोग फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना उतना जरूरी हो जाता है। और जब इसमें चीजें सही से लिखी हैं तो क्यों ना पढ़ें, पढ़ लेते हैं, अच्छी किताब है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर एम लक्ष्मीकांत में ना बहुत सारी फैक्चुअल चीजें तो मिल जाती हैं, बट जब भी इशू बेस्ड अप्रोच की बात होती है तो एम लक्ष्मीकांत वहां पर फेल कर जाता है। क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बस हमें आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन जब भी उसका हम अप्लाइड पार्ट देखने की कोशिश करेंगे, वो अप्लाइड पार्ट हमें नहीं मिलता है। और वो हमें देखने को मिलेगा कहां पर, हम देख सकते हैं दुर्गा दास बासु, फेमसली नोन एज डीडी बासु। तो डीडी बासु की किताब जो आती है, यहां पर तुम अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप करने की बात करो। ये सारी किताबें अभी इकट्ठा मत खरीद लेना, ये बेसिकली तुम्हारे मेंस के लिए है। पहले एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, फिर इस किताब पर थोड़ा सा फोकस करके देख सकते हो। और खरीदने से पहले इनके कुछ एक आधे चैप्टर तुम्हें इंटरनेट पर ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। थोड़ा पढ़ना और देखना कि क्या मजा आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ही खरीदना इनको, नहीं तो ऐसे अंधाधुंध मेरे कहने पर जाके नहीं लेना है किताब। एक किताब जो कि तुमको लेना ही है वो है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट जो होते हैं, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही लिमिटेड किताब ऐसी होती है जो कि हमें आर्टिकल्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स को देती है। हम किसी भी एक बेसिक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 19 सब क्लॉज एफ की बात की, तब आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ में बेसिक डेफिनेशन क्या है, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है, कितने एक्सेप्शंस दिए हैं, अगर उनको देना है तो हमें इस किताब को रिफर करना होता है। ये किताब बेटा तुम्हारे लिए एक रेफरेंस बुक के जैसे काम करती है। मतलब कि इस किताब को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ना नहीं होता है, लेकिन तुमको इस किताब को बेसिक नजरिए में तब देखने की जरूरत पड़ती है जब तुम इससे पढ़ते हुए किसी आर्टिकल में कंफ्यूज हो जाओ और तुमको लगता है कि नहीं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली लिखा क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो इसीलिए तुम इसको फिर रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में जो सब्जेक्ट आता है बेटा, अच्छा यही वो किताबें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ एनसीईआरटी की किताबें जो तुम पढ़ना चाहते हो, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट, ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है, चलो वैसे ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही किताबों को तुम अगर देखना चाहो तो ये क्लास 11th की किताब है तुम्हारे लिए, और ये वाली क्लास 12th की किताब है। तो दोनों को अगर तुमने रिसेंटली नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं तो बोलूंगा कि ठीक है पढ़ लो एक बार। लेकिन अगर तुमको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यार बाकी चीजें तो आती ही हैं अपने को, तो एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ के देख लेना, हो सकता है वो डायरेक्टली समझ में आ जाए, तो फिर इन दोनों किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडियन इकोनॉमी। जब भी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक बेसिक एनसीईआरटी हमारे सामने आती है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। तुम्हें याद होगा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, उसको नहीं पढ़ना है। सिर्फ तुम ये अपने क्लास 11th की, ये कब की है, क्लास 11th की है, 11th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लोगे, तुम्हारा काफ़ी हद तक काम खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा तुम्हारे पास और भी बुक्स हो सकती हैं, जैसे कि तुम इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हो, यहाँ से इन किताबों से पढ़ सकते हो, या फिर इस किताब से पढ़ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के ये दोनों ही अच्छे पब्लिकेशंस हैं, तुम्हारे सिलेबस को एंड टू एंड कवर करते हैं। और जितना भी पोर्शन प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से है, ये दोनों ही दोनों किताबों में है। तो अब तुम चूज कर लेना, इन दोनों में से कोई एक किताब ही पढ़नी है, मतलब दोनों नहीं लेनी है। यहां पर बीच में और लगा दे रहा हूं मैं कि ये लेनी है या ये लेनी है। ये तो तुम्हारे लिए चलो बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी बेसिक्स हैं। ये दोनों किताबों की स्टैंडर्ड बुक्स की बात हो रही है, इन दोनों में से कोई भी एक किताब तुम प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में क्लास 11th की किताब अगर तुम देखोगे तो एंशिएंट इंडिया के नाम से यहां से पढ़ सकते हो। अगर अब यहां से तुमको बात नहीं बनती है तो एक्चुअल में अपने पास में किताब है आवर पास्ट। आवर पास्ट के नाम से बेसिक एनसीईआरटीज आती है क्लास 6, 7, 8 वाली, उसका पार्ट 1 आता है,
पार्ट 2 आता है और पार्ट 3 आता है। अगर तुमको इसको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो कुछ भी बोल रहा है भाई और हम कैसे समझेंगे, उस सिचुएशन में तुमको जाने की जरूरत है। लेकिन मैं मानता हूं कि भाई हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उतना बवाल मत करो, तुम चुपचाप से 11th की किताब पढ़ो और यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हें और सस्ता जुगाड़ चाहिए और इजी और एक्यूरेट किताब चाहिए तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की किताब आती है। तमिलनाडु सरकार की जब ये किताब तुम पढ़ोगे ना, तो मैं अपने प्रिपरेशन में तो भाई इसी बुक से रिलाई करता था और इस किताब ने मेरा एंशिएंट और मिडिवल दोनों को साथ में कंप्लीट कर दिया। इसमें ध्यान देना, तो तुम्हारे पास में ये इसमें ऐसा लिखा नहीं है 11th क्लास की होती है, लेकिन इस 11th क्लास की किताब में तुम्हारा एंशिएंट एंड मिडिवल दोनों साथ में ही होता है और तुम बड़े ही आसानी से तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल इंडिया के लिए वैसे तो ये एक एनसीईआरटी क्लास 11th की अलग से आती है, तुम चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तमिलनाडु वाली किताब पढ़नी है तो ये तुम छोड़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि तमिलनाडु वाली किताब अगर एंशिएंट और मिडिवल दोनों है तो बहुत बल्कि बुक है, बहुत ही पतली किताब है और इसमें ही एंशिएंट और मिडिवल के लगभग सभी फैक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए, मेरे पास थोड़ा कम टाइम भी था और हिस्ट्री मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, दैट इज वाई मैंने तो तमिलनाडु की किताब ले ली। तो तुम अपने हिसाब से चुन लो, मतलब तुम कोई भी चीज चुन सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस होती है। आर्ट एंड कल्चर की हम बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में एक किताब जिसको तुम लूज नहीं कर सकते हो वो है क्लास 11th की इस फाइन आर्ट्स की किताब। ये किताब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम लूज नहीं कर सकते हो कुछ भी करके। बाकी भी जितनी भी एनसीईआरटीज बताई वो कहीं ना कहीं तुम्हारे किसी न किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड किताबों में कवर होंगी, लेकिन इस किताब को पढ़ना तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसा तुम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हो। तो अगर तुमने उसके बाद में, बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है और तुम चाहते हो कि इस एनसीईआरटी के बाद में मैं एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ूं, तो तुम इस किताब को, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया के नाम से आती है, इनको तुम एक बार पढ़ सकते हो। ये बहुत सालों से बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब लगभग सभी लोग पढ़ते हुए मैंने देखा है इसको, तो मैंने भी इनको पढ़ा हुआ है। तो किताबें अच्छी हैं, है ना, आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ से। फिर फाइनली हमारे पास में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक तो एनसीईआरटी है ही है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें अपने प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर पहुंचाना है तो तुम्हें एक स्टैंडर्ड बुक सोर्स समझ में आनी चाहिए, वो है स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट में अगर तुम जाओगे और तुम बोलोगे कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री दे दो, तो वो भाई साहब तुम्हें स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री दे देंगे। ये स्पेक्ट्रम जो है ये अपने आप में थोड़ी यूनिक सी किताब है। पहले जब मेरा टाइम था तो ये किताब इतनी पतली आती थी, लेकिन आज के डेट पर ये किताब अब इतनी मोटी हो चुकी है, पूरी मोटी गाइड के जैसे दिखती है। वो उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले जब मैं पढ़ता था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1857 की लड़ाई से आगे की लड़ाई थी, नहीं, हाँ एग्जैक्टली 1857 की लड़ाई से 1947 तक की कहानी थी। इनफैक्ट 1957 या 60 तक की कहानी थी, लेकिन आज के टाइम पर उस किताब में 1700 से स्टार्ट कर दिया गया है। 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद से हम लोग कॉन्टिन्यूसली 1857, फिर 1857 से 1947 और इनफैक्ट 1947 के बाद इसी किताब में आज के डेट पर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंक्लूडेड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो भी हमारे इस पूरे वर्क जोन का पार्ट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब सारी किताबें पढ़ ली, हमने एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो हमेशा याद रखना कि इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी जब तुम बिल्कुल थक जाना, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, तब वर्ल्ड हिस्ट्री उठाने लायक होता है और उस टाइम पर बस मुश्किल से छोटा सा कोई भी नोट्स वोट्स मार्केट में मिल रहा है, पतली सी है, उसको पढ़ के खत्म कर देना। उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी चूंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने तुम्हें काफी सारी एनसीईआरटी बताई हैं इसमें। बट अगर मैं तुम्हें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को काउंट कराने की कोशिश करूं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो है, ये 5 स्टार रेटिंग मैं इसको दे रहा हूं भाई। इस किताब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस किताब की। नेक्स्ट इसको मैं देता हूं 4 स्टार रेटिंग, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन कंप्लीट करता है और कई क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये 4 किताबें ऐसी हैं हमारे पास में, मतलब कि ये किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 3 और किताब नंबर 4, ये 4 एनसीईआरटीज तो तुम्हें पढ़नी ही है। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सर पढ़ें कि ना पढ़ें, ये वाला डाउट नहीं है, करना ही है। स्टार्टिंग विद दिस, फिर दिस, देन दिस, देन दिस, ये 4 किताबों। और तुम्हें जान की खुशी होगी कि एक चैनल है अपने पास में
PW ओनली IAS प्रारंभ चैनल है अपने पास में, उसमें मैंने ये किताब ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, ये किताब ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, ये किताब भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब बस मुझे यही एक किताब बाकी है जिसको कंप्लीट करना है, बहुत ही जल्द ये भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर तुमको खुद से ना समझ में आए, मेरी हेल्प चाहिए, तो तुम फटाफट से जाके उन सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा कई सारी किताबें और भी आती हैं जो कि हमारे पास में ना बहुत ही बेसिक तौर पर ये हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ना इतना इतना लॉजिकल नहीं है इसको पढ़ना। अगर तुम 11th और 12th की किताब पढ़ ले रहे हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा बहुत सारे लोग ना इस किताब की बात करते हैं, ये किताब है गोचे लियोंग या फिर जीसी लियोंग के नाम से बहुत फेमस है। बट इसको परचेज करने से पहले ये याद रखना कि ये जो किताब है ना, दिस बुक डज नॉट कवर द इंटायर ज्योग्राफी सिलेबस। ये मुश्किल से तुम्हारा 15% भी सिलेबस कंप्लीट करा दे तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम उसके बेसिस पर इसके अंदर कूदना कि ये किताब तुम ऐसा पढ़ सकते हो, 15% सिलेबस के लिए तुम इतना टाइम दे सकते हो, अगर तुमको लगता है दे सकते हो, तुम्हारे पास है टाइम तो जाना, नहीं तो छोड़ दो इस किताब को, कोई बात नहीं है। पतली सी किताब होती है, ज़्यादा मोटी नहीं है ये। फिर मैपिंग के लिए तो भाई साहब एक एटलस रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम इसमें कोई भी ले सकते हो, एक ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, एक दूसरी वाली भी आती है, तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या फिर एक ब्लैक स्वान, ओरिएंट ब्लैक स्वान की आती है। दोनों में से कोई भी तुम्हें जो भी मिल जाए, दोनों ही एटलस सेम ही इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है। मतलब डिफरेंसेस तुम्हें मैपिंग जोन पर दिखेंगी, जो तुमको कलरफुल ज़्यादा लगे, पसंद ज़्यादा है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक का देखो जो पूरा नेचर है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है, और जितने भी यहाँ पर हम साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, इट इज मोस्टली ड्रिवन विद द बेसिक्स ऑफ साइंस। बेसिक्स ऑफ साइंस, क्योंकि मैं यहाँ पर साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि बेसिक्स ऑफ साइंस में ये पूरा पोर्शन मैंने ऑलरेडी उसी PW टेमी चैनल पर पढ़ा है मैंने शायद, हाँ उसी चैनल पर मैंने पूरा साइंस का एनसीईआरटी खत्म कर दिया। पूरे बेसिक्स ऑफ साइंस के नाम से तुम्हें एक फोल्डर मिल जाएगा, तुम जाओगे और तुम पूरा वो फोल्डर में 10-12 वीडियोस जो भी हैं वो पूरा देख सकते हो, ये सब खत्म हो जाएगा। इनके बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, बिकॉज यूपीएससी हमसे कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछता है, नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से आता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से आता है इसके। तो इसीलिए एनसीईआरटी साइंस एंड टेक के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए तुम्हें ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड बुक सोर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसके सारे बेसिक्स तुम्हें पहले ही बता रखे हैं। और इसके साथ साथ तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो हमारे PW ओनली IAS की जो यूपीएससी वाला की बुकलेट्स आती हैं, तुम उनको साइंस एंड टेक के नाम पर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है कि इसके जो स्टैंडर्ड बुक सोर्सेज हैं एज सच मार्केट में अवेलेबल मुश्किल ही मिलते हैं। इसके लिए एक अपने पास की एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को हम लोग देख सकते हैं, और इन्वायरमेंट के नाम से है, क्लास 7th की किताब है, लेकिन ठीक है पढ़ने लायक है, मतलब तुम्हें ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस किताब से, यस। और इसके साथ साथ बहुत सारा करंट अफेयर यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मार्केट में अगर तुम सर्च करने जाते हो तो कुछ एक इंस्टीट्यूशंस की किताब मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो PW ओनली IAS की बुकलेट है उसको भी तुम रिफर कर सकते हो इस एनवायरमेंट की किताब के लिए। इसके बाद और फिर करंट अफेयर के लिए तो तुम्हारे पास में हमारा मंथली मैगजीन वगैरह है ही है। बात आ ही जाती है अगर करंट अफेयर पर, तो सबसे पहला कंफ्यूजन यहां पर होता है कि सर कौन सा। हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस भी है और हमारे पास में द हिंदू भी है। अब इसके अलावा तुम मुझसे किसी भी न्यूज़पेपर का नाम गिना दो, मेरा एक सेम आंसर होगा नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, मुझे नहीं देना है वो। एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ यही 2 न्यूज़पेपर है। अगर तुम एक बिगिनर हो, तुमको न्यूज़पेपर द हिंदू की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, इसीलिए अगर तुमको एक बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए और तुमको एक अच्छा न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालनी है, तो तुम इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हो बेझिझक। द हिंदू थोड़े से सीनियर एस्पिरेंट्स के लिए होते हैं, जिनको कि काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही पता हैं, तो वो द हिंदू पढ़ते हैं और उनको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से समझ में आती हैं। बट बिगिनर्स को द हिंदू कम समझ में आएगी, इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा समझ में आएगी। और ये पूरा न्यूज़पेपर ही यूपीएससी ओरिएंटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसीलिए ये किताब, ये न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए एक ये किताब है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग ले सकते हो। आयुषी सिंह और नित्यानंद झा दोनों IAS और IPS ऑफिसर्स हैं। दोनों सर और मैम ने सर और मैम ने दोनों ने काफ़ी मेहनत से इस किताब को लिखा है और वो काफ़ी सही है, आप आराम से इस किताब को पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी यही सेम चीज़ है कि किताबों के बेसिक्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, बट इन बेसिक्स के साथ तुम्हें करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस इज मोस्टली करंट अफेयर्स। अब जैसे आज के टाइम पर जो भी ट्रंप के अलग अलग डिसीजंस हैं, वो कैसे हमारे पूरे कंट्री के इकोनॉमिक्स को या फिर पूरे कंट्री के रिलेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इन किताबों में कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से तुम बेसिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा करंट अफेयर के साथ में, तभी काम बन पाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में तुम्हारे पास में 2 किताबें लिखी हैं, और अगेन मैं यहाँ पर वही बात करना चाहूँगा कि ये इन दोनों के बीच में एक और है मतलब या तो ये किताब या तो ये किताब। तो इंटरनल सिक्योरिटी की तुम चाहो तो एक ये किताब लिख सकते हो, जो कि अगेन आईपीएस ऑफिसर्स हैं और डैनिप्स के हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इनके बेसिस पर तुम इनकी किताब पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है ये भी। या फिर तुम ये भी पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी किताब है, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है सैयद वकार राजा, इन्होंने अच्छी किताब लिखी है, इसके बेसिस पर भी तुम जा सकते हो। इस किताब को पढ़ने का फायदा क्या है, इसके सिलेबस में तुम्हारा ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर हो जाता है, और इसीलिए किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट तुम बात कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट की। अगर वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हें, जैसे मान लो तुमने अगर ये किताब लिया तो इसके साथ साथ तुम ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ले लेना, लेकिन अगर तुमने ये लिया तो शायद इसी से तुम्हारा दोनों काम बन जाए, तो इसीलिए ये किताब ज़्यादा प्रेफरेबल है अल्टीमेटली, नहीं तो तुम इस किताब को भी आगे ले सकते हो। फिर सीसैट के लिए हमारे ऋषभ सर हैं, और ऋषभ सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सीसैट, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो, ये किताब को आंख मूंद के सीसैट के लिए ले सकते हो, इससे बेस्ट किताब कोई है ही नहीं, पूरे मार्केट में नहीं है, मतलब कोई भी किताब यूपीएससी ओरिएंटेड है ही नहीं इस किताब के अलावा पूरे मार्केट में। तो इसके साथ साथ तुम्हें बस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जरूर से करते रहनी है। इस किताब में भी पीवाईक्यूज वगैरह लिखे हैं, लेकिन तुम हमेशा से उसको ध्यान रखते रहना। और यही सारे सब्जेक्ट है अपने, और क्या पढ़ना है, यूपीएससी इतना ही है, इतना ही पढ़ना होता है, बहुत बता दिया मैंने। तो इसीलिए तुम बिना टेंशन के जाओ आराम से इन किताबों को, ऐसा नहीं कि आज जोश में है सारा इकट्ठा खरीद लिया, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं है। तुम अभी अपने लिए अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट विथ एनी वन सब्जेक्ट, तुम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो, तुम्हें जो भी लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट से मुझे उठाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं कौन से उठा सकते हो, तुम उठा सकते हो पॉलिटी से, और मैं तुम्हें कुछ सब्जेक्ट दे देता हूं, तुम उनमें से कोई भी उठा लेना। पॉलिटी उठा सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री उठा सकते हो, इसके अलावा तुम ज्योग्राफी उठा सकते हो, और तुम 3 ही सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। अभी फिलहाल के लिए यही 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से तुम्हें जो भी 1 या 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लग जाएं उनको तुम अपना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें स्टार्ट करने में भी झिझक आ रही है तो मैंने पहले ही बताया कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वहाँ पर जाके तुम बेझिझक होकर मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो 23 लेक्चर का पूरा फोल्डर मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, तुम आराम से जाओ और वहाँ पर उसको देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, वो सारे लिंक्स वगैरह नहीं मिलते हैं या फिर उनके नोट्स वगैरह भी चाहिए तुमको, तो सारे के सारे उन ज्योग्राफी के नोट्स जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, तो टेंशन मत लेना, तुम्हें ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाओ फटाफट से तैयारी करो, और क्या, यही तो बताना था बस। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।